हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 4.2 जिसमें हमने सवाल नंबर 1 को आप पहले ही पढ़ा चुके हैं। इससे पहले वाले पार्ट में अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके उसको देख लें। अब हम पढ़ने वाले हैं आज दूसरा सवाल से आगे। दूसरा सवाल जो है बेटा वो उदाहरण वन में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आपको भी पता है हम एग्जाम्पल सीरीज बिल्कुल अलग लेके आते हैं। जब हमारा चैप्टर ये एंड हो जाएगा उसके बाद हम एग्जाम्पल लेके आते हैं, तो वहां ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा जहां हम उदाहरण वन में जितनी भी समस्याएं दी गई हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे आज सबसे पहले तीसरे सवाल। जो तीसरा सवाल है वो है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। यानी ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप संख्याएं मान लेंगे। तो कैसे मानेंगे कि जिनका योग 27 है, अगर उनका योग 27 है तो हम उसमें से एक संख्या को माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या बेटा कितना होगी, क्योंकि जब दोनों का योग 27 है, सपोज करो कि मैं कहूं कि आपसे किन्हीं दो संख्याओं का योग 9 है और उसमें से एक 5 है, तो दूसरी कितनी होगी 4। कैसे पता लगा, आपने 9 में से 5 को घटा दिया। और जब आपको अंतर कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर जो है वो 3 है, तो आप एक बात बताइए, अंतर हमेशा कम होता है। क्या होता है, कम। तो आपको देखो 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, तो 5 में से 2 गया 3। तो एक बात याद रखनी है, जब आपको योग दिया हो और दूसरी संख्या माननी हो तो योग में से उस संख्या को माइनस कर दीजिए, और अगर आपको अंतर दिया हो तो उस अंतर में जो आपकी संख्या है उसमें से उस अंतर को माइनस कर दीजिए। जैसे अगर मेरे से अंतर कहा होता तो मैं यहाँ x माइनस 27 मानता, लेकिन मेरे से क्या कह रहा है योग, तो मैं क्या मानूंगा 27 माइनस एक्स। आगे बात समझ में। तो मुझे दोनों संख्या मिल गई। अब हम ये प्रश्न अनुसार में इसकी गुणनफल वाली शर्त ले लेते हैं। शर्त दो ही होती है लेकिन एक शर्त को हम माना में खत्म कर देते हैं इसकी, ठीक। उसने कहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है 182 है, तो दोनों की गुणा करते हैं। x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। मल्टीप्लाई कीजिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर और उधर से 182 किस में आ गया, माइनस में। ये एक्स स्क्वायर माइनस में है तो आप एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। 27x प्लस में है, किस में हो जाएगा, माइनस में। मैं क्रम में लिख रहा हूं इसको, और ये माइनस का 182 है, किस में हो जाएगा, प्लस में। क्योंकि हमें ये प्लस में चाहिए था तो हमने सबके साइन चेंज कर दिए। गौर से देखो, एक्स स्क्वायर का साइन चेंज हो गया 27x का और 182 का। अब माइनस चला गया जीरो के साथ तो खत्म हो गया। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो हमें ऐसे दो टुकड़े ढूंढने जिनकी गुणा करके 182 आ जाए और यहाँ प्लस है तो जोड़ के कितना आ जाए 27। तो 182 की क्या निकाल लीजिए, फैक्टर। तो 2 नीम 18 और 2 एकम 2 और ये 7 से 13 बार कटेगा और ये 13 से 1 बार। तो चलिए ढूंढ लेते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल है, 7 दूनी 14 और ये रहा 13। 14 और 13 कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस एक्स हो गया और ये हो गया 14 प्लस 13, हमने 27 को तोड़ के लिख दिया, और प्लस 182 बराबर कितना हो गया 0। खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस का 14x हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 13x 182। गुणनखंड हम इस एक्सरसाइज में बहुत कर रहे हैं तो आपको आने चाहिए, ठीक है। अगले वाले दो में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ गया, x। तो क्या बचा, x बचा, माइनस क्या बचा 14, और फिर यहां से आ जाइए माइनस कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो यहाँ हमारा x कॉमन है तो पक्का क्या कॉमन आएगा 13। 13 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा x, माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, और 13 का भाग देंगे 13 एकम 13 बच गए 5, 13 चौका 52 तो बराबर 0। दोनों में से क्या आ गया, x माइनस 14 कॉमन आ गया और x माइनस 13 बराबर 0। तो आंसर देखिए x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 14 आ गया, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 13 आ गया। और अब की बार दोनों ही प्लस के हैं तो ये भी मान्य है और ये भी मान्य है, ठीक है। ज्यादातर जब ऐसा होता है दोनों मान्य होते हैं तो वो दोनों ही आंसर आ जाते हैं। दो संख्या यही होंगी 13 और 14। अब खुद देख लीजिए, जो आपकी संख्याएं हैं पहली यानी दोनों संख्याएं आपने माननी थी ना, दोनों संख्याएं हमारी क्या आ गई, देखिए अगर हम 13 माने तो दूसरी कितनी आएगी 14, और अगर मैं 14 मानूं तो दूसरी कितनी आएगी 13। तो 13 और 14 ही रहेंगी दोनों संख्या। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपका तीसरा सवाल है ये आपका हो चुका है, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर।
तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने बताए थे बेटा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी पिछले साल 2026 के बोर्ड में भी आया था। तो याद रखना है कि हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने, तो मैंने आपको तीनों तरह के मानने सिखाए थे। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अगर आपको मानना है तो x, x+1, x+2, x+3। अगर क्रमागत सम धन पूर्णांक मानना है तो x, x+2, x+4 इस तरीके से। और अगर आपको क्रमागत विषम पूर्णांक मानना है तो 2x-1, 2x-3, 2x-4 इस तरीके से मानना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से दो क्रमागत मानने, तो मान लेते हैं कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा भी मान लीजिए, माना दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका x+1 है, ठीक है, दोनों मिल गए। अब प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग 365 कह रहा है, प्रश्नानुसार कर लेते हैं उनके वर्गों का योग, किसका योग, वर्गों का। तो इसका वर्ग कीजिए x का स्क्वायर और इसका वर्ग कीजिए x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने ऐसे याद कर रखा होगा a² प्लस बी स्क्वायर 2ab, वो भी चलेगा, ठीक है। अब सही क्रम यही है, ठीक है। चलिए खोलते हैं, तो ये आपका x² होगा, इसको खोलते हैं, तो x² प्लस 2ab यानी 2 गुणा x गुणा 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 365। x और x कितना हो गया 2x², ये प्लस 2 कितना आ गया 2x, और ये प्लस का 1 और उधर से आ गया 365 माइनस में बराबर में क्या हो गया 0। तो चलिए ये हो गया 2x², ये हो गया प्लस का 2x, और देखो यहाँ माइनस का आ गया बेटा 364, ठीक है। इस सारे में से दो कॉमन है, दो कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x² प्लस x माइनस 182, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। तो यहाँ से 2 किस में चला गया 0 में, तो 2x² माइनस 182। अभी हमने जो पिछला सवाल किया है थर्ड, उसमें भी 182 आ रहा था, लेकिन यहाँ हमें 27 लाना था और अब की बार 1 लाना है और घटा के लाना है। तो 14 और 13 हमारे टुकड़े आए थे वहाँ, याद है ना आपको। इससे अगर आपने पिछला सवाल अभी जस्ट पढ़ा है तो उसमें 14 और 13 टुकड़े आए थे हमारे, तो 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल उसी के जैसे हैं, बस माइनस करना है। तो करते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं x² प्लस x अलग कर लेंगे, 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 0। आगे वाले दो में से कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना आ गया 14, यहाँ कितना आएगा कॉमन 13, क्योंकि यहाँ x बच रहा है, तो x माइनस माइनस प्लस 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13, 13 चौका 52 बराबर 0। तो दोनों में से कॉमन आ गया आपका x प्लस 14 और एक आ गया आपका x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0। दोनों के आंसर निकाल लीजिए, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर माइनस 14, और एक है आपका x माइनस 13 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर 13। तो देखिए माइनस का तो आ नहीं सकता क्योंकि धनात्मक कह रहा है, तो ये आपका अब की बार अमान्य है और ये अब की बार आपका मान्य है। तो 13 मान्य है, तो आप लिख दीजिए पहला जो पूर्णांक है धनात्मक, पहला पूर्णांक वो क्या हो गया 13, और दूसरा 13 प्लस 1 यानी कितना हो गया 14। तो इस तरीके से हमारे दोनों आंसर आ गए, इसके पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक। इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पर, यानी पांचवा सवाल का। फिफ्थ सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था जिसके पीछे भी कम या अधिक लिखा रहता है उसी को x मानते हैं ना। कर्ण दिया है, आपको भी पता है समकोण त्रिभुज, उसका एक कोण समकोण होता है ना, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये 13 सेंटीमीटर दी है, इसको आप ऊंचाई मान लीजिए। तो ऊंचाई आधार से, तो आधार को आप x मान लेंगे, तो आधार से कितनी कम है 7 कम है। तो इस तरीके से आपको इसी से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भी मानते हैं, हम इधर लिखते हैं। तो माना, किसको मानेंगे, आधार को ही मानेंगे। तो माना आधार क्या है, वो आपका x है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी होगी बेटा, तो ऊंचाई होगी आपकी x माइनस 7।
क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 कम है, याद रखना है, ठीक है। कर्ण आपका कितना हो गया, कर्ण कितना दिया है, कर्ण आपका है 13 सेंटीमीटर। अब आपको भैया यहाँ करें क्या, क्योंकि अन्य दो भुजाएं याद करनी है, दो ही भुजा नहीं पता मैं। यहाँ देखिए कोई भी एक ऐसी शर्त नहीं दी है जो हम कर लें, तो याद रखना है कि जो आपका ये समकोण त्रिभुज होता है इसमें एक थ्योरम लगती है जिसको बोलते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो ना, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम जरूरत के हिसाब से इस वाले हिस्से को इधर लिख सकते हैं और इस वाले हिस्से को उधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है ना, बाकी सब दोनों छोटी भुजाएं होती हैं। तो गौर से देखिए हम इस वाले रूल को लगाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करना है हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि यहाँ ये एक इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें कोई तरीका दिया ही नहीं है, ना कोई शर्त दिया, आपको खुद समझना है कि अगर लंब कर्ण आधार दिए तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लिखनी है। और पाइथागोरस थ्योरम जब ही लगेगी जब समकोण त्रिभुज दिया होगा, और समकोण त्रिभुज दिया होगा जब ही कर्ण आएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, तो फॉर्मूला आपका क्या है बेटा, तो हमें कर्ण दिया है तो कर्ण को हम उधर लिख लेंगे, हमारी आदत है कि जो दिया हो उसको राइट साइड लिखिए। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। जो आपकी ऊंचाई होती है बेटा वही लंब होता है, याद रखना है, ठीक है। तो लंब आपका क्या है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार आपका क्या है x और ये आपका 13, तो 13 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो लगाइए, a का मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर 13 13 हो गया 169। चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये 7 दूनी माइनस का कितना हो गया 14x, ये प्लस 7 सत्ते कितना हो गया 49, और ये 169 इधर किस में आ गया माइनस में, तो बराबर में क्या बचा 0। ध्यान से देख रहे हो। अब सिर्फ इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये माइनस का आ गया 120 बराबर 0। और से देखो सारे में से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 से 14 में गया 7 बार और 120 में गया 60 बार बराबर 0। 2 0 के भाग में जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x 60 बराबर 0। अब गौर से देखो हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनकी गुणा करके तो आ जाए 60 और माइनस करके आए 7, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए 7, बड़े आसानी से मिल गए इसके, ठीक है ना। तो करते हैं इसको, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ एक्स बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया 12 माइनस 5 माइनस 60 बराबर क्या हो गया 0। तो इसको खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x, तो माइनस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 5, तो ये हो गया x और 12 का हो जाएगा 5 का जाएगा 12 बार, तो दोनों में से क्या आ गया कॉमन x माइनस 12, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा प्लस का 5 बराबर कितना हो गया आपका 0। तो आप मान निकाल लीजिए, तो x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, ये आपका x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। सभी में गुणनखंड आने बहुत जरूरी है। तो माइनस की आपकी ऊंचाई लंबाई होती नहीं है या कुछ भी नहीं होता है, तो ये मान्य है और ये अमान्य है। तो आपकी भुजा क्या आ गई, एक आपने आधार माना था, तो आपका आधार जो है वो कितना 12 सेंटीमीटर आ चुका है, और जो ऊंचाई है वो 12 माइनस 7 यानी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके ये दोनों आंसर हो गए, दोनों भुजाएं निकल आई, 2 भुजाएं पूछ रहा था। आधार 12 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो गया, कर्ण उसने पहले से ही 13 सेंटीमीटर दिया है। तो इस तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट 6 सवाल पर। तो ये आपका 6 सवाल है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कोई एक उद्योग है, व्यापार कारखाना है जो आपका कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, अब ये नग क्या है बेटा, कि जैसे मान लो है ना कटोरी बना रहा है, चम्मच बना रहा है, थाल बना रहा है, तो हम इनको क्या करते हैं एक नग बोल देते हैं कि भाई एक नग हो गया। गिनती में नगों में संख्या की जाती है, जैसे गिन लेते हैं, आपने देखा होगा दुकानदारों को कहते हुए बेटा नग गिनते कितने हैं, तो वो है ना ऐसे थोड़ी ना गिनता है कि कटोरी है, ये चम्मच है, ये ऐसे नहीं, वो नग गिनता है 1 2 3 4। तो ये नहीं है कि नग कोई अलग चीज है, नग है उनकी बर्तनों की संख्या। तो एक नग, या आप ऐसे भी बोल सकते हो एक बर्तन,
कि जो निर्माण लागत है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी जो उसकी एक बर्तन की कीमत है वो उस दिन जो टोटल बर्तन बनाए जाते हैं वो भी नहीं पता हमको कितने बर्तन बनाए जाते हैं, क्योंकि उसने बर्तनों की संख्या पूछी है। जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं उनकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो हम ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने के लिए लिखने का स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। और उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए, यानी जितने भी बर्तन बने उस दिन हमारे 90 रुपए खर्च होते हैं उसमें बनाने में, कारखाने का। तो हमें निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है रुपए में। अब एक बात बताइए कि हमें ये दो चीज ज्ञात करनी है, तो हम इन दोनों से ही फोकस करेंगे। तो आपको इसमें ना पढ़ने की वजह आप इस पे फोकस करिए, जल्दी हो जाएगा। तो आप मान लीजिए कि उस दिन जो निर्मित बर्तन है क्या है, जितने भी बर्तन बनाए जाते हैं वो एक्स हैं। क्या है? एक्स। क्योंकि जो लागत है उसमें भी टोटल बर्तनों की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमें बर्तनों की संख्या माननी पड़ेगी, वरना लागत भी निकल के नहीं आएगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं, देखो जो पूछा है निर्मित बर्तनों की संख्या, तो आप बर्तनों की संख्या को मान लो कि माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मान लो x है। क्या है? यानी एक दिन में कितने बर्तन निर्माण किए जाते हैं? x। और प्रत्येक नग, यानी प्रत्येक नग का मतलब एक गिनती में किया जाए तो उसे नग बोलो चाहे बर्तन बोलो, फिलहाल गिनती में हम नग ही बोलेंगे उसको, ठीक है ना। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी हुई? तो देखो उसने यहां से पूरी लाइन में यही दिया है, अगर तुम यहां से गौर से पढ़ रहे हो, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, यहां तक पढ़ना है हमको। तो प्रत्येक नग की लागत, तो चलिए बेटा लागत निकालिए। प्रत्येक नग की लागत क्या है? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो बर्तन कितने तैयार किए गए? एक्स के दुगने से, का दुगने से 3 अधिक है। क्या है? 3 अधिक है। यानी अब ऐसे समझ लो कि टोटल बर्तन बनाए गए हैं एक्स, और जो एक बर्तन की कीमत है, यानी एक नग मतलब एक बर्तन की जो कीमत है वो 2x + 3 है। तो उसने टोटल रुपया कितना खर्च होता है? 90 रुपए। यानी जितने भी बर्तन बनाए गए वो टोटल कितने रुपए के थे? 90 रुपए के। अब मुझे यह भी पता लग गया कि टोटल बर्तन x हैं और एक बर्तन की कीमत इतनी है। नग मतलब बर्तन, एक बर्तन की कीमत इतनी है, तो हमारे टोटल बर्तनों की कीमत क्या हो जाएगी? इसकी मल्टीप्लाई। जब हमें एक वस्तु का मूल्य दिया हो, जैसे एक वस्तु का मूल्य और टोटल वस्तु का मूल्य पूछा है जो कि हमें 90 रुपए दिया है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम प्रश्नानुसार करेंगे। तो कुल निर्माण लागत बराबर कितनी है? 90 रुपए। कितनी? 90 रुपए। और हमारे हिसाब से बर्तन टोटल कितने बनाए गए? x, और एक की कीमत कितनी है? 2x + 3। उसके अनुसार 90 रुपए, हमारे अनुसार इतने। बर्तन टोटल x बनाए, एक बर्तन की कीमत, तो हमें टोटल बर्तनों के रुपए निकालने हैं, क्योंकि 90 रुपए दिए तो टोटल बर्तनों की लागत निकालनी है। तो एक बर्तन के अगर इतने रुपए हैं तो x बर्तन की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो करिए। तो ये हो गया 2x², x की गुणा में हुई तो 3x, और 90 इधर माइनस में आ गया बराबर 0। तो 90 दूनी कितना हो गया? 180। यानी गुणा करके तो आए 180, और कितना आए? घटा के कितना आए? 3। वैसे मुझे तो पता है, लेकिन आपके लिए मैं फैक्टर कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए 2 2 में 18, 2 से 0, 2 से 45, और 3 से कट गया आपका कितना? 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। चलिए थोड़ा गुणा भाग करके देख लीजिए। 2 दूनी 4, 3 12, 5 3 15, 15 और 12, 15 में से 12 गए 3 आ जाता है। ठीक है, तो करते हैं। तो 2x² प्लस x अलग कर लीजिए, 15 - 12 और माइनस का 90 बराबर कितना हो गया? 0। तो ये हो गया 2x², इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ गया? 15x, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 12x, माइनस का 90 बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन लेके क्या आया? 2 तो कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा। तो यहाँ 2 बचा, x बचा, और यहाँ प्लस 15 बचा, माइनस यहाँ देखो 2 आ रहा है और यहाँ 12 है, तो यहाँ हमें पक्का 6 कॉमन लेना पड़ेगा। 6 कॉमन लिया तो यहाँ कितना हो गया? 2x, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 6 से 15 छिक्का 90 बराबर 0। ये दोनों एक जैसे आ गए, तो हमारे क्या आ गए? एक तो आ गया 2x + 15, 2x + 15, और एक आ गया आपका x - 6। कितना आ गया? x - 6 बराबर क्या हो गया? 0। तो एक बार इसके बराबर में 0 रख दो। 2x + 15 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया आपका 15 माइनस का, और ये हो गया माइनस का 15/2। इधर वाले पे आइए, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 6। अब ये माइनस के तो हो नहीं सकते बर्तन, तो ये अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य।
और ये वाला आपका हो जाएगा मान्य। तो दोनों आंसर निकाल दीजिए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? एक दिन में जो बर्तन बन रहे हैं उनकी संख्या बेटा x मानी थी, तो टोटल बर्तन कितने बनाए जा रहे हैं? 6। 6 बर्तन बनाए जा रहे हैं। और एक बर्तन की कीमत कितनी है प्रत्येक नग की? दोनों आंसर पूछे, दोनों लिखने भी पड़ेंगे आपको। प्रत्येक नग की कीमत, तो प्रत्येक नग की कीमत कितनी है बेटा? वो है 2x + 3, यानी 2 × x + 3। तो 6 दूनी 12 और +3, तो कितने आ गए? 15 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए? 15। तो बर्तन टोटल कितने बनाए जाते हैं? 6, और टोटल एक नग की कीमत 15, तो 15 छिक्का 90। तो इस तरीके से बेटा हमारा जो 4.2 है वो पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4.3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो उसके लिए उसका बेसिक जो हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए वीडियो में अगली में जरूर बने रहना। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।